नमस्कार साथियों, कल रात को यानी 26 दिसंबर को रात 9:51 पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार है। 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक थी, उसके अंदर यह भी फैसला लिया गया है कि आगामी 7 दिनों को राजकीय शोक के रूप में घोषित किया जाएगा। उनका योगदान बहुत ही शानदार रहा है। योगदान कैसे रहा है? तो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर वो वित्त मंत्री रहे थे। उस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी, वित्तीय संकट से भारत गुजर रहा था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रखी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगता है। 2004 से लेकर 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। उस दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। ये जो मनरेगा योजना है वो उनकी ही देन है। ठीक है, हाँ, हो सकता है विपक्ष कई बार इसकी आलोचना करता है, लेकिन विपक्ष की पिछले 10 साल से सरकार है, तो वो तो उस योजना को बंद नहीं कर रहा है। ये सब चलता रहता है। राजनीति में आपसी छिटाकसी चलती रहती है, लेकिन मनमोहन सिंह वास्तव में ही अच्छे व्यक्ति हैं। भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और सबसे अच्छी बात है, संयमित तरीके से कैसे बात की जाए किसी से, उनका वो नरम लहजा बड़ा ही शानदार। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज को जवाब दिया था, बड़ा ही शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम, पर तू मेरे शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो भगवान, 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। ठीक है, बुढ़ापे के चलते उनका निधन हो गया है। चलिए, कल की क्लास के अंदर इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, शानदार तरीके से। कल की क्लास के अंदर मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगा। इस टॉपिक के, मनमोहन सिंह जी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। चलिए, आज अपन 27 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इससे पहले भी क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे लग रहा है यहां से शुरू होगी क्लास। फोर्ब्स की 2024 की विश्व की 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय शामिल है? देखिए, जो फोर्ब्स है वो प्रति वर्ष 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की एक सूची जारी करता है। इस बार उन्होंने 21वीं सूची जारी की है। कौन से क्रम की? 21वीं। 2024 की जगह आपसे यह भी पूछा जा सकता है, फोर्ब्स की 21वीं जो सूची है उसके हिसाब से 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं में भारतीय महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 महिलाएं शामिल है इसके अंदर। ठीक है, एक तो है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कौन है? अभी वर्तमान के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, 28वें स्थान पर है। देखिए, एक दिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले आरबीआई के गवर्नर को चेंज किया था। बीकानेर राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारियों को आरबीआई का गवर्नर बनाया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा था। उस टाइम मैंने बताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में दोनों कार्य किए हैं। ठीक है, तो फैक्ट ध्यान रखना है। अब वो इंपॉर्टेंट हो गया, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, मैंने बताया था फोर्ब्स 2024 की विश्व की 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं में भारत की 3 महिलाएं हैं। एक रोशनी नादर मल्होत्रा है, मैं केवल रोशनी लिख रहा हूं। एक किरण मजूमदार शो है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रोशनी और किरण। इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो रोशनी 81वें स्थान पर है, किरण 82वें स्थान पर है, तो नजदीक नजदीक है। 81 और 82 इनकी रैंक है। ठीक है, रोशनी का पूरा नाम क्या है? रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो। इसके अलावा इस सूची के अंदर टॉप 100 के अंदर अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की जाए, पहले स्थान पर है उर्सुला वान डेर लेयन, दूसरे स्थान पर है क्रिस्टिन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर है जॉर्जियो मेलोनी। जानते हो, मोदी जी की BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जॉर्जियो मेलोनी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर है। आपको पता होना चाहिए, अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद में 3 प्रकार के सत्र चलते हैं, जिसमें से शीतकालीन सत्र चल रहा है। उसके अंदर कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसके अंदर एक पश्चिम बंगाल की सांसद थी, महिला सांसद थी। उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से चीज़ें बताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत की जनता इतनी गरीब है, खाने को धोखा भी खा सकती है। आजकल पिछले कुछ दिनों से ट्रेन पटरी के अंदर कम और पटरी के बाहर ज़्यादा चल रही है। आप देखा करो, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की डिबेट देखा करो। आजकल तो उच्च स्तर की डिबेट होती भी नहीं है, आजकल तो सीधी वो चलते हैं, कुर्सियाँ चलती हैं।
फिर भी आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। फोर्ब्स की 2024 की विश्व की 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं में 3 भारतीय शामिल है, तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। यह फोर्ब्स की 21वीं रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन, किसने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? भाई कौन सी महिला है जिसने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो वो है मार्टिना देवी। कौन है? मार्टिना देवी। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है वो कहां पर चल रही है वर्तमान के अंदर? दोहा के अंदर ये संपन्न हुई थी। कतर, दोहा, जानते हो आप। ठीक है, इसके अंदर जो मार्टिना देवी है उसने टोटल 225 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता था। इसके अतिरिक्त 2 पदक और जीते थे इन्होंने। ठीक है, देखिए मार्टिना देवी की उम्र ज्यादा नहीं है, ये 18 साल की है, ओनली फॉर 18 ईयर, 18 साल की है। और ये है कहां की? तो ये मणिपुर की है। इन्होंने 2 पदक और भी जीते थे, अलग अलग कैटेगरी के अंदर जीते थे। क्लीन एंड जर्क के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था, और एक स्नेच आता है, स्नेच के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये मैं अलग अलग इवेंट बता रहा हूं। ठीक है, क्लीन एंड जर्क इवेंट के अंदर तो रजत पदक जीता था, और स्नेच के अंदर कांस्य पदक जीता था। बाकी इन्होंने रजत पदक जीता है भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तीनों को आप याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर बैंक ने किसको नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? भाई जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसका नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एमडी यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर और सीईओ किसको नियुक्त किया गया इस क्वेश्चन में, ऐसा पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी वर्तमान के अंदर भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक हैं, एसबीआई के उप प्रबंधक निर्देशक हैं। अब इनको नई नियुक्ति के रूप में जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक, मैनेजमेंट डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ बोला जाता है उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इनकी नियुक्ति हुई नहीं है, आज 27 तारीख है, कल नहीं परसों इनकी नियुक्ति होगी। 29 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा, और वर्तमान के अंदर ये क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक है। अब इनको नई नियुक्ति के रूप में क्या दिया गया है? जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर जो एमडी और सीईओ कौन थे जम्मू कश्मीर बैंक के? तो वो थे बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश इनसे पहले थे। अब बलदेव प्रकाश का 29 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होगा, और 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी। कितने साल के लिए? कब से? पद ग्रहण से 30 तारीख को ये पद ग्रहण करेंगे, और पद ग्रहण से 3 साल तक इनकी ये कार्यकाल इनका चलेगा। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में ये काम करेंगे। नाम याद रखना, अमिताभ चटर्जी। और इससे पहले इनकी नियुक्ति क्या थी? तो भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में ये काम करते थे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किसने किया? केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई, जिसका शुभारंभ किसने किया है इस क्वेश्चन के अंदर, यह पूछा गया है। ठीक है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है क्या, पूरे मैटर को अपन समझते हैं। ठीक है, इस लिंकिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, केन नदी कहां पर है? केन नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की केन नदी है उसका जो अतिरिक्त पानी है, केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसको किसके अंदर? बेतवा नदी तक पहुंचाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो का मतलब है 2 नदियों को जोड़ना है। इसको जोड़ा इस प्रकार जाएगा, जो केन नदी है एमपी की, उसके अतिरिक्त जल को बेतवा नदी के अंदर पहुंचाया जाएगा, जिससे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर अपन फैक्चुअल डाटा की बात किए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को इसके अंदर लाभ होगा। 6.5 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस परियोजना में टोटल लागत की बात की जाए तो 44,605 करोड़ रुपए की लागत होगी। कितनी? 44,605 CR की इसके अंदर लागत होगी। इस परियोजनाओं को भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसके अंदर 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा होने की संभावना भी है। इस परियोजना के बाद कितनी? 103 मेगावाट। एक 103 मेगावाट तो जल विद्युत का मतलब आप समझते हो, दोनों को अलग अलग समझते तो आपने कभी ना कभी जियोग्राफी में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा। बोला इस परियोजना के पूर्ण होने पर यह ऊर्जा भी अपन को मिल सकती है। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा। टोटल खर्च 44,605 करोड़। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ मोदी जी ने किया था।
ठीक है। केन नदी है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में डालना है, उससे बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसको लाभ मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश और यूपी, एमपी और यूपी के, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, इनके 22 जिले, ठीक है। कितने? 22 जिले, इसका मतलब स्टेट है, ठीक है। 22 तो जिले हैं, इसके अलावा 6.5 मिलियन लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 22 स्टेट को फायदा मिलेगा। एमपी और यूपी के अंदर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर इसका लाभ मिलेगा। कुल लागत कितनी आएगी? 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का इससे उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, इससे कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, केरल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? भाई देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई थी और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिन जिन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है या कुछ राज्यपालों की ट्रांसफर भी हुआ है, स्थानांतरण भी हुआ है, तो उनको पहले अलग राज्य के राज्यपाल थे, अब उनको नए राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो सारी चीजें अपन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। देखिए, राज्यपाल को लेकर आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा? नहीं, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल, राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल होता है। इसके अलावा कौन कौन सी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास? राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन सी है? कार्यकारी शक्तियां कौन सी है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बात करें राज्य के प्रशासनिक प्रमुख की, तो वो होता है मुख्य सचिव। राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्यपाल के बारे में। अब देखिए करंट के अंदर क्या है। केरल का नए राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर को नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं केरल के। इसके आगे हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। कहां का? मणिपुर का। वीके सिंह, वीके सिंह कौन है? तो ये पूर्व सेना प्रमुख है, अभी रिटायर्ड हो गए हैं और इनको मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पहले केरल के राज्यपाल थे। कहां के? केरल के। लेकिन केरल के अंदर तो आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ आलेंकर को बना दिया है, फिर इनको ट्रांसफर करके बिहार भेज दिया गया। तो बिहार के नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये भी है, हरि बाबू कंपपति थे। कौन थे? हरि बाबू कंपपति, जो कि पहले मिजोरम के राज्यपाल थे, ठीक है। मिजोरम के पहले कौन थे? मिजोरम के पहले थे हरि बाबू, लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हरि बाबू। तो फिर इन हरि बाबू को क्या किया गया? इनको क्या हटा दिया गया? नहीं, इनको ओडिशा का नया राज्यपाल बना दिया गया। भूल रहे हो ना फैक्ट? भूलना नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सारे राज्यपाल मैंने एक जगह लिख दिए हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है किस राज्य का कौन सा है। देखिए, केरल के राज्यपाल बने हैं विश्वनाथ आलेंकर, ठीक है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। सॉरी भाई। वीके सिंह, वीके सिंह पहले मिजोरम के राज्यपाल बने हैं, ठीक है, वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। वीके सिंह से पहले मिजोरम के राज्यपाल थे हरि बाबू, जिनको अब उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो पहले केरल के राज्यपाल थे। केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर को बनाने के बाद उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया। अब वर्तमान स्थिति क्या कहती है? बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वीके सिंह है वो मिजोरम के राज्यपाल हैं, हरि बाबू उड़ीसा के राज्यपाल हैं, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं, विश्वनाथ आलेंकर केरल के राज्यपाल हैं। जो मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी मैं आपको पीडीएफ देता हूँ। पीडीएफ में ये सारी चीजें बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। आप तो उस पीडीएफ को पढ़ लेना एक बार, सारी चीजें अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। इस क्लास को देखकर आप डेली की डेली उस पीडीएफ को पढ़ लिया करो, फिर करंट अफेयर का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया। ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एक राज्य के अंदर और भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी, न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कहाँ के? उत्तराखंड के।
दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति नरेंद्र जी, और वहीं हिमाचल प्रदेश के बने हैं न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया जी। ठीक है, जी.एस. संधावालिया जी की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, और उनके बाद फिर कॉलेजियम की सिफारिश से उनको ये बनाया गया। वहीं डॉक्टर नरेंद्र जी है, वो इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश दोनों भी नहीं रहे हैं, पहली बार बने हैं मुख्य न्यायाधीश। जी.एस. संधावालिया तो बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और वहीं न्यायमूर्ति नरेंद्र जी बने हैं उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला स्किट में राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? देखिए यहाँ महिला पुरुष क्या लिखा है उसको विशेष तौर से देखना है आपको। महिला स्किट में राष्ट्रीय खिताब गणेमत सेको ने जीता है। गणेमत सेको पंजाब की है, पंजाब की गणेमत सेको ने महिला स्किट के अंदर ये खिताब जीता है, और ये इन्होंने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। फाइनल में असीम चीना को हराया था। इसके अलावा बात कर ली जाए पुरुष स्किट के अंदर तो भावेतेग सिंह गिल ने जीता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष स्केट के अंदर तो जीता था भावेतेंग सिंह ने, और महिला स्केट में जीता था गणेमत सेको ने। इसके अलावा जूनियर पुरुष स्केट की बात की जाए, जूनियर भी होता है इसके अंदर एक, जूनियर पुरुष स्केट का खिताब जीता ईशान सिंह लिब्रा जो कि हरियाणा के हैं। और जूनियर महिला स्केट की बात की जाए तो राइजा ढिल्लो जो कि हरियाणा के, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये ध्यान रखना है, स्केट खेल के अंदर भी ये राष्ट्रीय खिताब जीते थे, सब में ही भारत ने ही जीते हैं। महिला स्केट के अंदर तो गणेमत सेको ने जीता है, पुरुष स्केट में भावेतेग सिंह गिल ने जीता है, वहीं जूनियर पुरुष स्किट के अंदर ईशान सिंह लिब्रा ने जीता है, और जूनियर महिला स्किट के अंदर रायला डिल्लो ने जीता जो कि हरियाणा की है। चारों का नाम आप ध्यान रखना, बाकी स्लाइड में सब मिल ही जाएगा पीपीटी के अंदर। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही लॉन्च किए हैं भाई। ठीक है, किस उद्देश्य से किए हैं, क्या किए हैं, किसने किए हैं, सारी चीजें अपन देख लेते हैं। वर्तमान में जो रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अपन सुशासन दिवस मनाते हैं, अभी उनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी 25 तारीख को, तो उस दिन एक राष्ट्र पर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऐप और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर राष्ट्रीय समारोह के लिए कार्यक्रम विवरण मिलेगा, लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, टिकट बुकिंग और रूट मैप पेश किया जाएगा। अगर कोई भी राष्ट्रीय समारोह हो रहा है तो उसका टिकट, उसका वहां पर लाइव स्ट्रीम, ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, और विशेषकर जो गणतंत्र दिवस अपन मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं, उसकी झांकियों के लिए इसका प्रबंधन किया गया ताकि उनकी झांकियों का लाइव प्रसारण वहां पर किया जा सके। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये था भाई 27 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, बार बार थोड़ा लाइट की भी समस्या थी, उस वजह से अगर क्लास में कोई ग्लिच अगर आपको मिले तो आप उसको आज मैनेज करना, बाकी आगे से इसमें अपन कोशिश करेंगे सुधार करने की। देखिए, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है बार बार कि सर हमें डेली पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ डेली मिल क्या नहीं रही, अभी डाल दी गई। अभी मैं जब क्लास के अंदर बीच में मैंने जब निकाला था तब लगातार मैसेज आ रहे थे, तब मैंने देखा वही किसके मैसेज आ रहे हैं, तो उसके अंदर वो पीडीएफ ही डाल रहे थे, सभी ग्रुपों के अंदर वो पीडीएफ आ गई है। तो ये नंबर है देखो 9887809083, इस पर आप कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़े ही सम्मान के साथ आपको रिप्लाई दिया जाएगा और जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करना, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा नहीं, मेरी टीम पे मुझे पूरा विश्वास है। आप इस पर जैसे ही कॉल करोगे वो आपको रिप्लाई देगी, अच्छे से रिप्लाई देगी, जो भी आपकी क्यूरी होगी उसका आंसर देगी, और आपको ग्रुप में भी ऐड करेगी। वहाँ पर आपको डेली में फ्री में पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास की लिंक भी मिलेगी, मंथली पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप तो बस इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, या आप कॉल कर देना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी वेबसाइट है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उनके हैंड रिटन नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलते हैं, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लेना। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर जितनी भी एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं और जो अपनी करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स होता है वो भी मैं आप यहाँ पर डालता रहता हूँ, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, कल जरूर जुड़ जाना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि कल अपन मनमोहन सिंह के बारे में अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, बाय।